गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन है अल्कीन पर। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है वो एल्कीन्स पर हो सकता है, और इसमें हमने सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अल्फा एच से स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है, प्लस एच माइनस एच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर लिया था, हीट ऑफ कंबशन कर लिया था, नहीं किया था। ठीक है, तो ये हमें करना है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का, दैट इज ऑन कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होता है। कोई लिखेगा नहीं, सुन लीजिए। जैसे कोई बहुत बेसिक मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 प्लस। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन एटम्स है सिग्मा बॉन्ड, उसके साथ इस कार्बन पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी होगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स कम है। दूसरा अगर अपन देखें यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कहलाते हैं अल्फा H एटम्स। जैसे इसमें अल्फा H कितने हैं, 3 अल्फा H। ठीक है, अब क्या होता है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर्ड, या अट्रैक्शन शो करता है, और अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है CH, ये वीक बॉन्ड हो जाता है, ये वीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें देखें होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये वाला जो बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, H प्लस CH2 लोन पेयर, और इसके सामने क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये लोन पेयर, ठीक है, वेकेंट और यहां पर जो लोन पेयर आएगा वो, ये आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली दिस सिग्मा इज कन्वर्टिंग इनटू पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो कार्बोकेटायन के लिए ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, मगर इस डीलोकलाइजेशन से क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो हालांकि ये जो इफेक्ट है ये भी कंप्लीट ट्रांसफर है, और ये क्या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कंप्लीट है, मगर ये रेजोनेंस के कंपैरिजन में वीक इफेक्ट है, क्योंकि इससे सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसमें कोई डाउट? तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कंपेयर करें इन कार्बोकेटायंस को, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा,
3 डिग्री ये तो आपका रट्टा है, ठीक है, ये तो आपने रट रखा है पहले से। 3 कार्बन आइटम्स क्लोजर है, ठीक है, 3 डिग्री। इसमें 2 कार्बन आइटम है, 2 डिग्री। इसमें एक ही कार्बन आइटम है, 1 डिग्री। इसमें अल्फाइज कितने हैं? 3। इसमें अल्फाइज कितने हैं? 6। और इसमें अल्फाइज कितने हैं? 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? समझ में आया? सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is proportional to what? Number of alpha H atoms. But alpha H still क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम। ठीक है, तो अगर वो इफेक्ट आएंगे एरोमेटिक का पार्ट या, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में फिर ये इफेक्ट वीक होगा, तब आप अल्फा एच मत काउंट करने लगना। कोई डाउट? क्लियर? नोट कर लो। ओके, इन कार्बोकेटायन के लिए स्टेबिलिटी कंपेयर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने अल्फा एच? इसमें बताओ, इसमें, ठीक है, क्लियर? सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? समझ में आ रहा है? अल्फा एच।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसमें कितने अल्फा एच? 8 10। इसमें कितने हैं? 5। इसमें देखो ना अल्फा एच, आपको यार यही समझ में नहीं आ रहा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है? इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है? किसमें? इसमें किसमें? इसमें 7 ही तो लिखे हैं, देखो, ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे इसमें, कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन, इसमें कितने अल्फा एच और इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं? एट, ठीक है? तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने अल्फा एच? 7। इसमें कितने अल्फा एच? 1, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। इसमें बताओ अल्फा एच कितने हैं? 4, और इसमें अल्फा एच कितने हैं? 6, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है? 7th क्वेश्चन, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। नेक्स्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन इससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, तो इसमें रेजोनेंस होगा, जबकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। बताया था ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है हाइड्राइड शिफ्ट से, क्योंकि अनस्टेबल है इससे। कोई डाउट? तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटायन, और ये भी क्या है? सिग्मा पाई रेजोनेंस शो करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज इन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में क्या होगा? एप्लीकेशन होगा इसका। फ्री रेडिकल जानते हो क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे इंटरमीडिएट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल। इसका अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें C और H, sp3 और 1s सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? तो ये भी कार्बोकेटायन की तरह ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बस इसमें न्यूट्रल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, मगर है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस तरीके से अगर इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, या इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसमें भी अनपेयर्ड आने चाहिए। तो इसका जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है? होमोलिटिक होता है। और इस होमोलिटिक क्लीवेज से ये जो H बनता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बनता है, और ये CH2 और ये CH2, ये दोनों भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बनते हैं, और ये आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? तो इसमें भी हम ऐसे ही बता सकते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन, one of the electron of bond pair converts to
पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और जो हाइड्रोजन आइटम्स एसोसिएटेड है इनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा एच। तो इस फ्री रेडिकल में जो अल्फा एच है वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन और जो एसोसिएटेड हाइड्रोजन है दे आर 3 इन नंबर, सो अल्फा एच 3 है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे हमने स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल के लिए, सॉरी कार्बोकेटायन के लिए बोली थी, दे आर जस्ट लाइक व्हाट? कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल्स आर जस्ट लाइक कार्बोकेटायन। और इसमें भी स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। बट इससे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है कौन सा? रेजोनेंस। ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो इनमें कंपेयर करें स्टेबिलिटी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें कितने अल्फा एच? इसमें कितने हैं? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा होगा? सालों के बाद फ्री रेडिकल आया है इसमें, पढ़ा इसमें। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होगा ना। इसमें कितने होंगे? रेजोनेंस से आ जाएगा। इसमें कितने होंगे? रेजोनेंस से आ जाएगा। इसमें कितने होंगे? रेजोनेंस से आ जाएगा। इसमें कितने होंगे? होंगे कितने होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 3। ठीक है, इन दोनों में इसमें कितने होंगे? 7। इसमें 8 कैसे हैं? तो जी सवाल ये उठा कि इसमें 8 कैसे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे थे, कुछ बोला ही नहीं किसी ने, तो मैंने 8 मान लिया। 8 थोड़ी ना, इसमें 2, 4 और 5। ठीक है, इसमें 7। इसमें 7 कैसे पूछो? नहीं, इसमें 1, इसमें 5 हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अल्फा एच 6, इसमें अल्फा एच 4 ज्यादा स्टेबल होगा। नाइन्थ रेजोनेंस, फोर्थ वाले में कार्बन, तो उससे क्या मतलब, घर ले जाओगे क्या इसको? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है ना, ठीक है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है उसमें। तो ये तो बात हुई एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन फ्री रेडिकल्स। जिस पर अप्लाई नहीं होता है वो है कार्बन आयन। सो कार्बन आयन पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होता है। ओके, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, रेजोनेंस हो पाएगा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तब तो हो सकता है यहाँ वेकेंट, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, बॉन्ड बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए? समझ रहे हो क्या हुआ ये? अब भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और क्या हुआ, तभी ये बॉन्ड बना पाएगा, ये वेकेंट होगा, ये लोन पेयर होगा, तब ये बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है उसकी लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की ज्यादा है, तो उस तरफ कभी भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। तो डायरेक्टली कभी भी कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट? समझ में आया? किस किस में हो सकता है? एल्कीन्स में और फ्री रेडिकल्स में और कार्बोकेटायन में, मगर कार्बन आयन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन। कभी पढ़ा है आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन क्या होता है? क्या होता है? एल्कीन पर अगर इसकी H2 की रिएक्शन कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है और HH सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, जिसमें ये पाई टूट जाता है, ये सिग्मा टूट जाता है और दो नए सिग्मा बनते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं और लेस स्टेबल बॉन्ड टूट रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, यस और नो? और अगर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो अगर अपन इसमें देखें एनर्जी डायग्राम बना के, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल मतलब लेस एनर्जेटिक, और जो रिएक्टेंट होंगे दे विल बी मोर एनर्जेटिक, लेस स्टेबल। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनेगा और इसमें जो भी डिफरेंस आएगा एनर्जी का, that energy will be released when this reaction takes place। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पढ़ा है? क्या होता है? व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? जब 1 मोल अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो उस प्रोसेस में जो
भी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना आप लोग? अभी नहीं पढ़ रहे क्या थर्मोकेमिस्ट्री? खत्म हो गया है? अच्छा, फिर क्या पढ़ा है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन अंडरगो हाइड्रोजनेशन इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। नोट करो। ये पता नहीं किसने पुराना गाना चला दिया यार। ये गाना काफी फेमस है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, ये चल रहा है बाहर। यार झुकता नहीं है गाना। हर कोई मतलब ऐसे उल्टे सीधे गाने चला रहे हैं, वो भी लाउड स्पीकर में। कौन सुनना चाहता है? ऑटो बाहर खड़े हो जाते हैं, वो भी इतने मतलब ज्यादा आवाज में गाने चला देते हैं। कोई बारात वारात निकलती है तो वो भी किसी भी गाने पे नाच लेते हैं। झंडू बाम पीड़ा, इस पे भी नाच लेते हैं। थोड़ी देर आप रुक जाओ, उसके बाद फिर नाच रहे होंगे, ये देश है वीर जवानों का। अब इसमें शादी करने में कौन सी वीरता वाली बात है? फिर भी उस पे नाच लेंगे, ये देश है वीर जवानों। ये तो चलता ही चलता है गाना इस पे। और है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉटल वॉटल ले लेते हैं खाली, और वो शराबी का गाना चलवा के नाचते हैं। अजब अजब है, बहुत सारे 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं रुमाल निकाल के, और वो नागिन वाला डांस करते हैं। क्या मजा आता है। अपने घर पे शादी हो तो नहीं, दूसरे के घर पे शादी हो तो देखो एक क्या मजा आता है। वो बहुत मजा आता है। आंटी आंटी आइए, आंटी आंटी आइए, उनको खींच के ले आएंगे आंटी, फिर अंकल को ले आएंगे, फिर अंकल उनको देख रहे हैं, आंटी को, आंटी अंकल को देख रही, फिर थोड़ी देर ऐसे 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 हिलेंगे, फिर चले जाएंगे। क्या एहसान कर दिया यार नाच करके। गजब गजब की मतलब चीजें मिलती है उसमें। कोई भी मतलब चल रहा हो तो खास तौर पर देखना चाहिए। किसी दूसरे की बारात जा रहे हो तो जरूर देखना चाहिए, मजा आ रहा है मुझे। आगे बढ़े। खास तौर पे जब वो लास्ट वो सीन आता है ना, वो आता है ना बाहर, उस पे भी लोग नाच लेते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन, बाहर। हाँ, बंद कर ले। ओके, तो जैसे क्या घटिया रिंगटोन लगा रखी तूने यार, मुन्नी बदनाम, ये सब लगाओ तुम, ये लगाओ, नहीं तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ये सब लगाया करो, समझे मूर्ख। मैं कह रहा था आपसे कुछ अल्कीन्स हैं, जैसे मान लो कंपैरिजन ही दे दें आपको कि इन दोनों अल्कीन्स का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो। कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो ये बनेगा, और इसके हाइड्रोजनेशन से ये बनेगा। मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही है। क्लियर? तो एनर्जी डायग्राम बनाओगे, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो जो अपन इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो प्रोडक्ट तो आ रहा है सेम, लेकिन रिएक्टेंट आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, इन दोनों में से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो लेस एनर्जी पर होगा। ये वाला लेस स्टेबल है, जानते हो ना क्यों? कितने? ठीक है, तो इसमें 4 है, तो ये मोर अनस्टेबल होगा तो मोर एनर्जी पर होगा। तो यहां होगा ए और यहां होगा बी। अब बताओ डेल्टा एच किसका ज्यादा होगा? इसका तो कम ही होगा ना डेल्टा एच। और जो अनस्टेबल है ज्यादा एनर्जी पर है उसका डेल्टा एच ज्यादा होगा। जो अनस्टेबल है ज्यादा एनर्जी पर है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जो मोर स्टेबल है वो लेस एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच। समझ में आया? लेकिन दिस इज वैलिड ओनली व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर सेम। जैसे इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, उसमें भी एक डबल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड्स अलग हैं तब क्या करोगे?
डेल्टा एच विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे टूटने के बाद, और जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड्स बराबर हैं तो अल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। कोई डाउट? नोट कर लो इसको। ओके, इन मॉलिक्यूल्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करें। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, कितने अल्फा एच? 10। इसमें 3, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 12, 4। ठीक है। अब एक्चुअली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेल्टा एच कम होगा। ठीक है, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ऑपोजिट टू स्टेबिलिटी, इसका ज्यादा होगा। कर लिया? कर लिया? कितने अल्फा एच है? 10 है। 10 है। इसमें कितने हैं? 3, इसका ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरोमेटिक, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल होगा, इसलिए ज्यादा होगा। इसमें इन दोनों में कॉन्जुगेटेड है, मोर स्टेबल है, तो इसका डेल्टा एच ज्यादा होगा। क्लियर? मतलब डेल्टा एच क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। कोई डाउट? आगे बढ़े। सो दिस वाज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन जानते हो क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल CXHY प्लस O2 कन्वर्ट्स टू CO2 एंड H2O। मान लो कि ये क्या गैसियस है, इसको अगर अपन बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा? X प्लस Y/4। तो इस प्रोसेस में जिसमें एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है टू जनरेट CO2 एंड H2O, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन प्रोसेस। ग्लूकोज का कंबशन हमारी बॉडी में भी होता है, जानते हो ना आप। तो इस प्रोसेस से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी मैकेनिज्म के लिए एनर्जी जो चाहिए वो किससे रिलीज होती है? कंबशन ऑफ ग्लूकोज से। उसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। और CO2 बनती है जो मतलब काम की नहीं होती है। ठीक है, तो वो एस्केप हो जाती है। तो मैं कह रहा था आपसे, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन। अगर 1 मोल कंपाउंड का कंबशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हीट ऑफ कंबशन। नोट करिए, हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड in combustion of 1 mole of hydrocarbon. Energy released in combustion of 1 mole of hydrocarbon. ठीक है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि हीट ऑफ कंबशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 मोल में जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा CO2 बनेंगे, उतनी ज्यादा H2O बनेंगे, मतलब उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, और बॉन्ड्स बनेंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या? कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के नंबर के प्रोपोर्शनल है क्या? हीट ऑफ कंबशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें बताओ हीट ऑफ कंबशन किसका सबसे ज्यादा होगा?
सबसे ज्यादा होगा 6 दिस, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? लेकिन अगर कार्बन एटम का नंबर सेम है, इफ कार्बन सेम, तो सेम उसी तरीके से डेल्टा एच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। जितना अनस्टेबल होगा उतना ही डेल्टा एच ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने देखा था ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगा। कोई डाउट? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन, कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दीज मॉलिक्यूल्स, बताओ। इन तीनों में कार्बन का नंबर सेम है, ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है? 3 मेंबर। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, फिर 4 मेंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 6 मेंबर। ठीक है, उल्टा हो गया जस्ट। तो उसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन आइटम से देखा था और इसमें हमने स्टेबिलिटी से चेक कर रहे हैं क्योंकि कार्बन का नंबर सेम है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे। इन दोनों में बताओ किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा? इसमें अल्फा एच कितने हैं? 12। इसमें अल्फा एच कितने हैं? ये लेस स्टेबल है और इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। कोई डाउट? क्लियर? क्या 4? अच्छा ये 4 है, वो तो मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। ठीक है, नहीं मैंने गलत लिखा था। ठीक है, नोट कर दीजिए आप इसको। आंसर में तो डिफरेंस नहीं आ रहा है ना? अच्छा, आप लोगों ने मुझसे सीखा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, लिख लिया? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन का मतलब जानते हो? जो एक से दूसरे, तीसरे से दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पे ट्रांसफर हो, दैट इज इंडक्शन। एक लोहे की छड़ ले लीजिए लंबी, और एक जहां आग जल रही है वहां छड़ लेकर खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में वो गर्म हो जाएगी, और जहां पर वो क्या जहां पर आपका हाथ होगा उससे अगर आप आगे की तरफ जाओगे, फायर की तरफ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या रिवर्स आओगे फायर से तो टेम्परेचर घटेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ इफेक्ट, जो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी पोजीशन पर ट्रांसफर होता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये इफेक्ट वीक हो जाता है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो दोनों से रिलेटेड है, सिग्मा से भी पाई से भी, लेकिन रेजोनेंस सिर्फ किससे रिलेटेड है? पाई बॉन्ड से। रेजोनेंस सिग्मा से रिलेटेड है? नहीं, सही बात। तो रेजोनेंस सिर्फ किससे रिलेटेड है? पाई से। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ किससे रिलेटेड है? सिग्मा बॉन्ड्स। इट इज ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो एन इफेक्ट विच इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अनलाइक दैट ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कोई कार्बन चेन हम लेते हैं, तो कार्बन और एक्स में अगर मान लीजिए कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? एक्सप्लोजन। तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस, क्योंकि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींच रहा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके कंपेरिजन में ये हो जाएगा गरीब, तो ये क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
इसके कंपैरिजन में ये और गरीब हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यहां जो डिफरेंस है वो यहां नहीं है, यहां जो डिफरेंस है वो यहां नहीं, यहां जो डिफरेंस है वो यहां नहीं, यहां जो डिफरेंस है वो यहां नहीं। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट कम होता जाएगा। समझ में आया? इट इज जस्ट लाइक दिस, यू नो, यहां पर क्या है, दिस इज यूएस एंड दिस इज इंडिया, तो ये इससे छीन लेता है, मतलब इंडिया से आता है, कोई ना कोई साइन करके चला जाता है, बोफोर्स ये वो दुनिया भर के, ठीक है। इंडिया किसको पकड़ लेगा? श्रीलंका, श्रीलंका, भूटान, भूटान, अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रांसफर होता जाएगा इससे। समझ में आया? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये इफेक्ट वीक होता जाएगा। समझ में आया? तो बेसिकली ये एक आग लग रही है, मतलब किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हो ना आप, एक बार ट्रेन और रॉकेट में रेस हुई, बताया था ना आपको मैंने। तो रेस हुई, रेस चालू हुई 1 2 3, तो ट्रेन स्टार्ट, इतने में तो रॉकेट रेस ही जीत गया। मैंने बोला नहीं चीटिंग है, चीटिंग। फिर से रेस लगा, तो रॉकेट ने बोला ठीक है इस बार उल्टी गिनती गिनना, 3 2 1, और रॉकेट फिर से चालू हुआ और रेस जीत गया, और ट्रेन ऐसे ही स्टार्ट, इतने में तो रेस ही जीत गया हो। तो ट्रेन ने कहा छोड़ो यार ये रेस वेस, आप तो ये बताओ कि आप इतना तेज कैसे भागते हो। तो रॉकेट बोला कि जिसके पीछे आग लगी होती है, समझ रहे हो ना आप लोग, तो यहां पर एक्चुअली आग लगी है, तो ये क्या होगा, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर और कम हो जाएगा, यहां पर और कम हो जाएगा, यहां पर। समझ में आया? तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी इफेक्ट कमजोर पड़ता जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। कोई डाउट? अब इसमें एक्चुअली एक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब एक्स जो है इस कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसे, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, माइनस आई इफेक्ट, या क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिया? लिख लिया? अब इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ये पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पार्शियली, और अगर पार्शियल ट्रांसफर होता है तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा वीक होगा कंपेयर टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा कौन सा, एम, फिर कौन सा होगा, एच, और सबसे वीक इफेक्ट होगा कौन सा, आई। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कम से कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो क्या होता है, कंप्लीट होता है, मगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो पार्शियल होता है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। लिख लिया? माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप्स हैं, क्या टेबल लेवल याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको कंपैरिजन आना चाहिए। जैसे सारे हेलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई किसका होगा, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है,
तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और माइनस आई भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर अपन कंपेयर करें OH और SH में से किसका ज्यादा होगा? OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जानते हो ना आप, समझ में आ रहा है? ओके, NH2 और PH2 में से किसका ज्यादा होगा? ओके, F NH2 और OH में से सबसे ज्यादा किसका होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन सेकेंड, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। ठीक है, जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, माइनस आई कम हो जाता है। ठीक है, NF3 प्लस और NR3 प्लस में से किसका ज्यादा होगा? बताओ। ये क्या है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, इसकी वाट लगा देंगे, ये फिर आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कोई डाउट? इसमें जो R ग्रुप है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, क्योंकि कार्बन होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन होगा, तो ये लेस विड्रॉ कर पाएगा। समझ में आया? क्लियर है भाई? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, ये भी भूखा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये और ज्यादा डाकू आ गए ना, यहाँ पर जो था वो भी छीन लिया, तो ये क्या होगा, आगे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल NO2 और NO में कौन सा ज्यादा होगा? NO2 इसमें देखो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बट ये दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो इसकी क्या होगी, जो भी कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो भी खत्म हो गई, तो और ज्यादा भूखा होकर के इलेक्ट्रॉन छीनेगा। समझ में आया? तो ठीक है, इसका माइनस आई बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे NR3 प्लस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। और NH3 प्लस में से किसका ज्यादा होगा? सभी लोग यही बोलेंगे NH3 प्लस का आंसर है NR3 प्लस। एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है लेंदी है, लेंदी है, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे दूर रहेंगे, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यस और नो। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे नाइट्रोजन से, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी खींचने की वो कम होगी, क्योंकि यहां तो आराम से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना, इसको क्लोज होंगे। जबकि यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड ही लेंदी है, दूर रहेंगे, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज बड़ा रहेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये समझ में आया? इसको हम बेंड्स रूल से भी समझा सकते हैं। अगर ये लेंदी बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का परसेंटेज P बढ़ेगा, परसेंटेज P बढ़ेगा तो इस बॉन्ड का परसेंटेज S बढ़ेगा, और परसेंटेज S बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना NR3 प्लस और NH3 प्लस में से स्ट्रॉन्गर होगा NR3 प्लस। ओके, नेक्स्ट इसमें बताओ 8th में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? ये क्लोजेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा,
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा विड्रॉइंग, ठीक है। बॉन्ड यहां से जुड़ा हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन पे चला गया, दूर हो गया, वीक हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर चला गया, ठीक है, तो ये वीकेस्ट हो जाएगा। ऐसे तो नहीं रटा सकते ना आपको टेबल बना के, इसलिए आपको सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ डिफरेंस है और उसके अकॉर्डिंग माइनस आई आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सबसे ज्यादा होगा 3 Cl ग्रुप्स हैं, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? क्या आ रहा है? खींच रहा है बस, तो 3 खींच रहे हैं तो ये क्या ज्यादा खींचू है, ठीक है। इसमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो कम खींचू है, और इसमें एक ही है तो ये सबसे कम खींचू है। समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? ये sp कार्बन है और ये क्या है, sp2 कार्बन है। तो sp कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो माइनस आई भी ज्यादा होगा, ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लस आई बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट? माइनस आई। जैसे कार्बन चेन कोई है, उसमें अगर इस तरीके का कोई बॉन्ड है सी और एक्स के बीच में, जहां पर एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी से, या फिर ये ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इस पर जो माइनस आएगा वो थोड़ा सा क्या, इसको भी ट्रांसफर कर देगा, सब में बटेगा, ठीक है प्रसाद। तो इसके बाद क्या होगा, इस पर माइनस आएगा तो ये और आगे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर अगर माइनस है तो ये भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर अगर माइनस है तो ये भी क्या होगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे अगर अपन देखें, इसमें पहले तो कोई चार्ज नहीं था, तो बाद में भी क्या होगा, जो जितना भी डेल्टा प्लस आ रहा है एक्स पर, उतना ही इन सब का चार्ज का सम होगा। समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। समझ रहे हो? मगर इसकी वजह से, एक्स की वजह से जो चेन है, कार्बन चेन, उसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और डोनेट हो रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? वीक इफेक्ट होगा क्योंकि पार्शियल ट्रांसफर है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसलिए क्या होगा, वीक होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। मगर ये इफेक्ट भी प्लस एम सबसे स्ट्रांग होगा, प्लस एच सेकेंड, और प्लस आई क्या होगा, सबसे वीक इफेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन से किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, कार्बोकेटायन की या कार्बेनायन की? कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है प्लस आई से। केटायन की बढ़ती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? यस सर, ये समझाने वाली बात थी क्या? एनीवे, तो मैं कह रहा था आपसे, कार्बोकेटायन जो होंगे उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस आई से कार्बोकेटायन की, प्लस एम से, प्लस एच से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? कार्बेनायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? माइनस एम से बढ़ती है, और माइनस एच से, जिसमें भी क्या पंख लगे हो, जिसमें भी क्या क्या, जिसमें भी मतलब क्या, स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी? मैं लग जाऊं उसमें, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर माइनस एम से, और माइनस एच से, और माइनस आई बोलो ना, माइनस आई से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अपन कुछ ग्रुप्स देखते हैं कैसे हम कंपेयर करते हैं। बहुत कम ग्रुप्स हैं जो प्लस आई शो करते हैं, जिनमें नेगेटिव चार्ज है, O माइनस या NH माइनस या CH2 माइनस। ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये प्लस आई शो करते हैं, क्योंकि इन पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी को भी चिपका देंगे, ठीक है।
अब इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें किसकी ज्यादा होगी, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे वीक होगा इन तीनों में। और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। समझ में आया। और भी एक ग्रुप है जो प्लस आई शो करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। सी डबल बॉन्ड ओ एच नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आगे ट्रांसफर करेगा सिग्मा के थ्रू, ये ट्रांसफर होगा आगे। क्लियर। तो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और ओ माइनस में से किसका प्लस आई ज्यादा होगा, ओ माइनस, क्योंकि डायरेक्ट देगा ना ये तो पहले इसको देगा फिर ये आगे ट्रांसफर करेगा तो वीक हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्काइल ग्रुप्स, CH3। अब CH3 प्लस आई कैसे है, कभी सुना होगा ना आपने, अल्काइल ग्रुप सारे प्लस आई शो करते हैं, सुना है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ये सिग्मा के थ्रू इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, सिग्मा के थ्रू इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया। तो ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। अगर अपन इनमें कंपेयर करें तो मुझे बताइए कि किसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। ये जो कार्बन है इससे यहां पे CH3 का सपोर्ट आएगा, यहां पर एक और CH3 का सपोर्ट आएगा, इस ग्रुप में सिर्फ इसी का रहेगा और 2H, इसमें सिर्फ 3H होंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई किसका होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे। ठीक है। तो ये सारे अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई शो करके इसको क्या कर देंगे, पावरफुल बना देंगे, इलेक्ट्रॉन पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना देंगे। और ऐसे में इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट, सेकंड, और इसका क्या होगा, लीस्ट होगा, थर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। करें स्टार्ट। इसमें बताओ फोर्थ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा होगा, सेकंड, थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसका सबसे ज्यादा होगा, CH3, CD3 और CT3 में से बताइए। मैंने बताया था ना ये सबसे छोटा बॉन्ड होता है CT, तो सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो ये आसानी से आगे डोनेट कर पाता है। सबसे ज्यादा होगा CT3 का। जैसे जैसे लेंदी होगा बॉन्ड वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अपन प्लस एज कंपेयर करते हैं तो उल्टा ऑर्डर आ रहा था, याद है आपको, CH3 का सबसे ज्यादा, फिर CD3, फिर CT3। लेकिन प्लस आई हम कंपेयर करते हैं तो रिवर्स आएगा, सबसे ज्यादा CT का होगा, फिर CD, फिर CH। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि वो रिलेटेड था बॉन्ड तोड़ने से, और बॉन्ड सबसे वीक है CH, और ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन खसकाने से। तो जो सबसे छोटा बॉन्ड है CT, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन खसक पाएगा। समझ में आया, नोट कर लो। ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल्स, उनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितने स्ट्रॉन्ग प्लस आई होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, माइनस आई, विड्रॉ करने वाले, और कम कौन कर देते हैं, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, इसके भी बाप इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन, दादा भी है, रेजोनेंस इफेक्ट, परदादा भी है, एरोमेटिक, ठीक है, एंड एंटी एरोमेटिक। कोई डाउट? तो सबसे पहले वही देखते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। फिर देखते हैं हम प्लस एम, माइनस एम या रेजोनेंस। फिर हम देखते हैं प्लस एच,
माइनस एच, फिर हम देखते हैं प्लस आई माइनस आई। ठीक है, कोई डाउट? नोट कर लो। ओके, तो ये कुछ मॉलिक्यूल आयंस दे रहा हूं आपको, इंटरमीडिएट दे रहा हूं, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें। कर लिए सारे क्वेश्चन? कर रहे हो अभी भी आप? जन्म कुंडली बना रहे हो इनकी? हाँ देख लो और अच्छे से देख लो। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो दोनों प्लस चार्ज यहां पर है, दोनों में अल्फा एच इक्वल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? निकाले भी थे, मैंने बोल दिया आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बता? तुमसे कहां पूछ रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। अरे 8 6 आ रहे हैं। मुझे पता है तेरे को कुछ नहीं आता है। इधर देख, इधर देख, अल्फा एच, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों अल्फा कार्बन है। इसमें एच काउंट, इसमें भी अल्फा एच 8 है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा। डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इसका। ये क्या लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों में अगर अपन देखें सब में अल्फा एच सेम है। ये माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये माइनस आई लगाने वाला क्या हो जाएगा? थर्ड। इसमें अगर अपन देखें कार्बन आयन में, ये माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, थर्ड और ये सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेटा पर लगे हुए हैं। मेटा पर तो प्लस एम प्लस एच लगता नहीं है, तो मेटा पर सिर्फ क्या लगेगा? प्लस आई। ये लगाएगा प्लस आई, ये लगाएगा माइनस आई। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ग्रुप्स हैं दोनों, ये क्या लगाएंगे? प्लस आई, और ये दोनों ग्रुप्स क्या लगाएंगे? माइनस आई। केटायन है। ठीक है, डोनेट करने वाले की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये भी केटायन है। मोस्ट डोनेटिंग 4 मिथाइल है, उसमें 2 मिथाइल है, इसमें 1 ही मिथाइल है। ठीक है, नेक्स्ट माइनस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा? प्लस आई। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या होगा? इसमें प्लस आई, इसमें एक ही ग्रुप है जो प्लस आई लगाया, इसमें कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। हाँ बोलो, रेजोनेंस कहां से होगा इसमें? वो तो खैर है ही, सब में ही है रेजोनेंस तो इसमें, और इन दोनों में क्या रेजोनेंस नहीं होगा? यूं तो जहां डिफरेंस होता है वहीं से तो चेक करोगे। मेटा पोजीशन पे लगना नहीं प्लस एच, प्लस आई लगना है, उससे चेक कर लो। ओके, तो आज के लिए बहुत है। प्लस आई माइनस आई मैंने आपको आइडिया दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस,
और एसिड बेस कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।